हेलो दोस्तों, चलिए चर्चा करते हैं भूगोल के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वन अर्थात फॉरेस्ट। देखिए, फॉरेस्ट से जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर लोगों को घबरा देते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से उठ कर आ रहा है, ये मटेरियल हमें कहाँ पर मिलेगा। तो आज हम इतनी सरलता से इसकी बात करेंगे कि फॉरेस्ट के जितने भी प्रश्न फॉरेस्ट से बनने वाले हैं सभी के चर्चे हम यहाँ पर करने वाले आज हैं। देखिए, पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए भाई। अब यहाँ देखिए, अगर हमको वन को पढ़ना है तो सबसे पहले हमें इसके परिभाषा को देखना पड़ेगा वन के। तो हम लोग इसको प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी कह सकते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ। अब बात आती है कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ किसे कहते हैं, तभी तो समझ पाएंगे कि वन क्या चीज़ होता है। यही वन है, प्राकृतिक वनस्पतियों को आप पढ़ लीजिए, वही वन कहलाएगा। देखिए, जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं ये सब बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के उगती हैं, अपने से पलती हैं, फूलती हैं, बढ़ती हैं। यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या में अपने हिसाब से, जलवायु के हिसाब से ये अपना बढ़ती, इनमें किसी का हाथ नहीं होता इन वनस्पतियों को उगाने में, इसलिए इसको प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं। तो हम एक पॉइंट इसमें लिख देते हैं, ऐसे वन, ऐसे या ऐसी वनस्पतियां, ऐसी वनस्पतियां जो किसी बाह्य हस्तक्षेप के बिना, बाह्य हस्तक्षेप के बिना उगती हैं, विकास करती हैं, उगती हैं, विकास करती हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां कहलाती हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां कहलाती हैं। आ रही बात समझ में? देखिए, इतने आसान परिभाषा में हमने इसको बताया। अब देखिए जरा अपने से हम कुछ सोचेंगे। देखिए, भूगोल वाली चीज़ें हैं, रटने की चीज़ें नहीं होती, इनको हमें समझना होता है कि जो परिस्थितियां हैं जो घट रही हैं, जो वायुमंडल है, जो यहाँ का तापमान है, देखते हैं जहाँ की जलवायु, जिसे हम लोग क्लाइमेट भी कहते हैं, अलग अलग होती है, वहाँ पर चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर सेब वगैरह की खेती नहीं होती या उसके पेड़ नहीं लगाए जाते, क्योंकि यहाँ पर ठंड उतना नहीं है, यहाँ पर तीनों पाया जाता है। तो जहाँ की जैसी जलवायु होती है वहाँ वैसे ही चीज़ें उगती हैं। अब कश्मीर के अगर पेड़ों को लिया जाए तो कश्मीर के पेड़ जाकर देखिएगा तो ऐसे शंकुधारी होते हैं। कारण ये है कि यहाँ के पेड़ पौधे अपना ऐसे शाखा फैलाए हुए रहते हैं। अगर बताइए यहाँ पर बर्फ़ पड़ जाए तो उनकी शाखाएं टूट जाती हैं, इसलिए वो वैसा पौधा यहाँ पर विकास होता ही नहीं, वैसा पेड़ उसका विकास होता ही नहीं। ये सब पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे? जो शंकुधारी होगा, जहाँ बर्फ़ होते हैं। जब इस पर बर्फ़ पड़ेगा, ज़रा सोचिए, इस पर बर्फ़ अगर पड़ेगा तो बर्फ़ फिसल जाएगा, इसलिए वे सब शंकुधारी प्रकृति के अनुसार बने हुए हैं। हर चीज़ें, जलवायु जितनी भी जहाँ की जैसी होती हैं, सभी वस्तुएं ऑटोमेटिक उसी की तरह वैसे ही ढल जाती हैं। अब ज़रा बताइए कि यहाँ पर जब गर्मी पड़ती है तो कोई स्वेटर नहीं पहनता है, लेकिन आप चले जाइए जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, वहाँ पर लोग हमेशा पहनते रहते हैं। इसका मतलब कि उससे पोशाक भी चेंज हो रहा है। अब बताइए, जो चीज़ें जैसे तरबूज वगैरह हम लोग गर्मियों के मौसम में पाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर उग जाते होंगे, उनको गर्मी वाला जलवायु चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर कश्मीर में हम सोचे कि उग जाए तो नहीं मिलेगा, इससे देखिए फसलों पर भी प्रभाव पड़ा। तो ये चीज़ें होती, जलवायु के बदलने से वनस्पतियाँ चेंज हो जाती हैं। तो ये देखिए, जलवायु के परिवर्तन के हिसाब से जैसी जहाँ की जलवायु होती है उस हिसाब से वन को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। तो जलवायु के कारण
के कारण भारत की वनस्पतियां कोष्टक में वन 5 भागों में बांटे गए हैं, 5 भागों में बांटे गए हैं। जलवायु के कारण या जलवायु के आधार पर भारत की वनस्पतियां 5 भागों में बांटी गई हैं। लिख देते हैं। पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सबकी चर्चा करेंगे, तथा अर्ध सदाबहार वन, सदाबहार वन तथा अर्ध सदाबहार वन। दूसरा उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन। तीसरा उष्ण कटिबंधी कांटेदार वन। अगला उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। अब 5वां और लास्ट है उष्ण कटिबंधी अनूप या वेलांची वन। वेलांची होता है, वेलांची वन। देखिए इन्हीं सबको पढ़ना है आज के टॉपिक में, और हम चर्चा करेंगे एक एक की। इसके लिए 1-2 वीडियो लग सकते हैं। देखिए जलवायु के कारण वनस्पतियां कितने प्रकार से, बहुत बार पूछा गया भाई, याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया ही कि जलवायु के कारण कितने भागों में बांटा गया, तो आप बताइए 5 भागों में। तो हम लोग अब देखेंगे उष्ण कटिबंधी सदाबहार और अर्ध सदाबहार, दोनों एक ही में हैं, दोनों को हम बताएंगे। और जितने भी प्रश्न आएंगे सब का सब बिना ज़्यादा थ्योरी दिए एकदम टॉपिक वाइज सब बताते जाएंगे। आपके सभी प्रश्न आपके सामने होंगे भाई। तो हम लोग सदाबहार उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन, इसकी परिभाषा अगर देखिए वनों को याद करना है तो आप किस किस चीज़ पर फोकस करेंगे। एक तो आप फोकस करिएगा ताप क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, फिर फोकस करिएगा कि वर्षा कितनी लगेगी, वर्षा के कारण ही जन्म उन्म लेते हैं सब। फिर इसके बाद फोकस केवल करना है, जितने भी 5 हम लिखवाए ना, 5 का 5 आप इन्हीं पर फोकस करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और जैसे इनकी गुणवत्ता या इनको देखने में कैसा लगता है, यानी प्रकार कितने हैं, और प्रकार के बाद इनमें पेड़ पौधों के नाम क्या पड़ते हैं, बस इतनी जानिए आप। इतना से ही प्रश्न बनेगा, उठा उठा कर ताप याद रखिए, वर्षा याद रखिए, प्रकार याद रखिए और पेड़ के नामों को याद रखिए। चलिए तो हम इसी पॉइंट पर फोकस करेंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, पहला इसका पॉइंट वाइज हम करते चलते हैं। चलिए इसे एरो करके, इसके लिए 22 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखते हैं। A1 उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा वर्षा 200
सेंटीमीटर से अधिक होती है, उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं जहां का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। तो ऐसे वन को हम लोग कहेंगे सदाबहार वन। और देखिए इसमें जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो 50 मीटर से अधिक लंबाई के होते हैं, बहुत लंबाई के पेड़ इसमें होते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें पेड़ 50 मीटर से अधिक ऊंचाई के होते हैं, जो पेड़ होते हैं वो कितने 50 मीटर से अधिक ऊंचाई के होते हैं। और एक बात याद रखिए, ये वन देखिए जहाँ पर ये पाए जाएंगे इनके आसपास पेड़ों के नीचे पूरा एकदम घास रहता है। अब घास रहेगा तो और ऐसे नहीं कि घास बहुत नरम होंगे, उनकी भी कुछ ऊंचाइयाँ होंगी, उसमें भी कटीले पेड़ पौधे बनते रहते हैं छोटे बड़े। अब कुछ पेड़ पता चला विकास किया, कुछ इतना बड़ा है, कुछ इतना बड़ा, कुछ बहुत बड़ा, यानी इनमें लेबल एक होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर, इसीलिए हम कहेंगे कि एक लेबल प्रकार का इसमें वन होता है जिसे हम लोग स्तरीकरण कहते हैं, यानी इसमें स्तरीकरण पाया जाता है, इसमें स्तरीकरण पाया जाता है। स्तरीकरण का मतलब समझे कि छोटा पेड़ होगा फिर उससे बड़ा, फिर ऐसे जाएगा कि जैसे सीढ़ी का लेवल होता है वैसे ही स्तरीकरण इसमें पाया जाता है देखने को। और देखिए इसमें बड़े बड़े जानवर तो नहीं रह सकते। अब जैसे हाथी है तो हाथी नहीं इसमें रहेगी, कारण है कि बहुत एकदम घने होते हैं, हाथी पता चला दौड़ा और उसी में फंस जाएगा पेड़ में, इसलिए वहाँ पर जलवायु के कारण या वहाँ की बनावट के कारण वनों के हाथी यानी बड़े जानवर उसमें नहीं पाए जाते। और देखिए इसमें जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सबके पतझड़ एक साथ नहीं होते, जो हम लोग प्रायः अपने यहाँ देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये कुछ पेड़ पौधे अपना पत्ता अब गिराएंगे, कुछ पता चला कि 3-4 महीने के बाद गिराएंगे, कुछ पता चला कि 8 महीने के बाद गिराएंगे। तो कुछ पौधे गिराते हैं और कुछ पौधे पत्ता नहीं गिराते, इसलिए दूर से देखने पर वो हमें पता ही नहीं चलता उतना बड़ा जंगल में कि 1-2 पेड़ मान लीजिए गिरा ही दिया अपना पत्ता, तो उनको हम लोग देख नहीं पाएंगे। बाहर से देखने पर हमको हरे भरे लगने लगते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसका कभी तो पतझड़ ही नहीं आता इसमें, अर्थात ये हमेशा हरे भरे होते हैं, इसीलिए इनका नाम सदाबहार वन होता है। तो ये हमेशा हरे भरे होते हैं, हमेशा हरे भरे होते हैं, तो हमेशा ये हरे भरे होते हैं। ठीक, पतझड़ तो आता है लेकिन कुछ पेड़ पौधे अपना अब पत्ती गिराएंगे तो कुछ 4 महीने बाद गिराएंगे, कुछ 6 महीने बाद गिराएंगे, इसलिए उसमें दिखाई नहीं देता कि पतझड़ है कि नहीं। आगे बात करते हैं, इसके कुछ और पॉइंट लिखवाते हैं। इन वनों का दोहन बड़ा कम होता है, इन वनों का दोहन कम होता है। देखिए भैया, इसलिए इन वनों का दोहन बड़ा कम होता है, यानी इनकी कटैया छटैया बहुत कम होती है, क्योंकि सामान्य तरीके का जो हथियार होता है, जैसे गरसा हो गया, जैसे कुदार, जैसे टांगी वगैरह हो गई, हम लोग इसका इस्तेमाल से उसको नहीं काट पाएंगे, बहुत मजबूत होते हैं। और जो फर्नीचर वगैरह वाले जो लोग होते हैं उन रन्ना भी नहीं चलेगा उस पर, इतने मजबूत होते हैं, इसलिए उनका दोहन बड़ा कम होता है। बहुत मजबूत पौधे होते हैं, इनका दोहन का होता है बहुत कम होता है। और बता दें, इन वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी कुछ प्रजातियां हम लिखते हैं। इन वनों में पेड़ के प्रकार जैसे रोजवुड, फिर आयरनवुड, ये पेड़ों के नाम हैं। वुड, बॉलीवुड वुड ना कर दीजिएगा, ठीक। रोजवुड है, आयरनवुड है, महोगनी है,
महोगनी, फिर आपका हो जाएगा आबनूस, आबनूस हो जाएगा, फिर एनी है आदि। इतने पौधे पूछा जाएगा कि बताइए कि रोजवुड किस प्रकार का वन है, तो कहेंगे रोजवुड सदाबहार वन के अंतर्गत आता है। फिर पूछा जाएगा आबनूस किस प्रकार का वन है, तो कहेंगे सदाबहार वन का है। ठीक, चलिए अब देखिए सदाबहार वन में जितना महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने कर लिया। अब अर्ध सदाबहार वन की बात करते हैं। अर्ध सदाबहार वन, देखिए अर्ध सदाबहार वन क्या होगा कि इसमें 200 सेंटीमीटर से तो अधिक वर्षा नहीं होती, लेकिन बता दें कि इसके कुछ गुण पाए जाते हैं सदाबहार वन के और कुछ गुण पाए जाते हैं पर्णपाती वन के। यानी सदाबहार प्लस पर्णपाती, पर्णपाती दोनों मिलाकर अर्ध सदाबहार वन होता है। यानी इनको मिलाया जाएगा तो बताओ ये हो गया कुछ ये कुछ ये, तो इसलिए इसको अर्ध सदाबहार वन माना जाता है। और इसमें जो मुख्य पौधे होते हैं यानी पेड़ होते हैं, यानी प्रमुख पेड़ जो यहाँ को होंगे, जैसे हो गया होलक, साइडर, इस प्रकार के होते हैं। अन्य हो जाएगा होलक, साइडर, याद कर लीजिएगा, ये पूछा गया इसलिए हम इसको लिखवा दे रहे हैं। ठीक, तो अर्ध सदाबहार वन भी हो गया जिसमें ये सदाबहार वन का भी लिया रहता है लक्षण और पर्णपाती वन का भी लक्षण लिया रहता है। अब हम लिखेंगे उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन। देखिए उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा होता है शुष्क पर्णपाती वन। अब जो आर्द्र पर्णपाती वन होता है इसमें जो है 25 डिग्री, देखिए पहली बात तो इसको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हम बता रहे थे ना कि टेम्परेचर ज़्यादा आपको मायने रखेगा, तो लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और इसके लिए 70 से 100 तक वर्षा होती है। ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसके लिए ज़्यादा रहता है, इसके लिए कम रहता है, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए आर्द्र पर्णपाती वन, ये जो उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन है ये भारत के मतलब सबसे ज़्यादा अधिक क्षेत्र में हुए हैं। बताइए सबसे ज़्यादा क्षेत्र में अगर कोई वन पाया जाता है तो कौन सा वन है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में अगर कोई पाया जाता है तो वो उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन होता है, जिससे दो भागों में हम लोग बांटे हुए हैं। 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा अगर जिस जगह पर होती है उसे आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं, और जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ शुष्क पर्णपाती वन होता है। और सबसे अधिक क्षेत्रों में ये सब पाए जाते हैं। इसमें पेड़ों के जो प्रकार होते हैं, जो पेड़ होते हैं, जैसे शीशम हो गया जो सामान्य हम लोगों के यहाँ होता है, जैसे शीशम हो गया, फिर उसके बाद आम हो गया, महुआ हो गया, यानी जितना भी अमरूद वगैरह आप देखते हैं उस सब का पेड़ इसी वन के अंतर्गत आते हैं आज जितने भी हम लोग देखते हैं। लेकिन शुष्क पर्णपाती वन भी हमारे यहाँ होता है, उसी में सब मिले होते हैं, वो भी जी रहा है। तो इसमें कुछ और मतलब बता देते हैं, जैसे पलाश हो जाता है, जैसे टेसू हो जाता है, टेसू। ठीक, खैर हो गया, जानते हैं खैर के पत्ते से कत्था बनाया जाता है, खैर के पत्ते से कत्था बनाया जाता है। तेंदू, तेंदू इसको कहते हैं, क्या तेंदू। और आपको बता दें कि तेंदू के जो पत्ता होता है
उससे बीड़ी बनाई जाती है, तो आदि ये सब भी इसमें आते हैं। तो हमने दोनों का जिक्र किया, तो आप बता ले जाएंगे। बहुत इसी को कितना आप रट्टे होंगे, देखिए सब का सब इतने वर्ड में लाकर हमने रख दिया और इसका भी मैटर समाप्त हुआ। अब हम लोग उस कटिबंधी कांटेदार वन पढ़ेंगे। चलिए, उष्ण कटिबंधी कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधी कांटेदार वन, देखिए नाम से ही पता चल रहा कि कांटे वाले जितने भी लगभग पौधे होते हैं वो सभी के सभी पाए जाएंगे उष्ण कटिबंधी कांटेदार वन में। देखिए, अच्छा एक बात बताना भूल गया मैं कि ये जो उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन है, ये उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों की तरफ ज़्यादा पाए जाते हैं और उत्तर पूर्वी राज्य में पाए जाते हैं। और जो सदाबहार वन होते हैं उसको हमने पहले ही बता दिया कि जहाँ 200 सेंटीमीटर से वर्षा होती है तो 200 सेंटीमीटर वर्षा वहाँ पर होती है। जैसे पश्चिमी ढालों पर ज़्यादा वर्षा होगी, जैसे आप मानसीराम चेरापूंजी जानते होंगे, वहाँ पर भी 250-250 प्लस चला जाता है सेंटीमीटर वर्षा, तो वहाँ पर भी पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी पाया जाएगा और पूर्वी घाटों पर भी पाया जाता है। जो समुद्र से सटा हुआ इलाका है उन्हीं पर जहाँ अधिक वर्षा होगी वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। अब उष्ण कटिबंधी कांटेदार वन, ये वन उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 50 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। अब 50 सेंटीमीटर से कम होती है तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पर गर्मी का भी ज़्यादा मतलब होगा, वहाँ पर बेहिसाब गर्मी पड़ती होगी। तो ऐसा आपको दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश भी आता है उसमें कुछ क्षेत्र, इसके अलावा हरियाणा, इसके अलावा पंजाब आदि कुछ जो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है वहाँ पर। तो राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। अब बिहार भी आता है तो हम बिहार लिख लेते हैं भैया, उसको कहाँ छोड़ दें। ठीक, अब देखिए इसमें जो पेड़ पौधे आते हैं उसमें कांटे लगे होते हैं, इसीलिए इसका नाम कांटेदार वन पड़ा हुआ है। जैसे आप बबूल कह सकते हैं, बबूल, जैसे बेर का पेड़ होगा। अच्छा, इसमें नीम का भी आ जाता है, भले रहे या न रहे, लेकिन देखिए खजूर का भी होता है इत्यादि। ऐसे ही वन पाए जाते हैं। पूछा जाएगा बताइए बबूल किस वन के अंतर्गत आता है, तो बताना पहला ऑप्शन होगा कांटेदार वन के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आप बबूल का तो अक्सर हर जगह मिलता होगा, लेकिन आप ज़्यादातर देखिए जहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं या ज़्यादा वैसा इलाका ऊसर भूमि होती है वहीं पर बबूल बहुत ज़्यादा उगते हैं। ठीक, बाकी जो दो पर्वतीय और अनूप वन या वेलांची या मैग्रोव वन के नाम से जो जाना जाता है उसको हम अगले लेक्चर में ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।